तो वेव मैकेनिक्स में बीच में एक ब्रेक हो गया था हम लोगों का। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? वेव इक्वेशन पढ़ा, वेव की स्पीड पढ़ी, है ना। फिर वेव इन स्ट्रिंग में वेव की स्पीड देखा, √T/μ होता है। फिर वेव की काइनेटिक एनर्जी देखा, एनर्जी डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी, याद है? हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ वेव देखा था। उसके बाद हम लोग हाँ आ गए थे सुपरपोजिशन ऑफ वेव में। सुपरपोजिशन ऑफ वेव में एक सुपरपोजिशन पढ़ा था जिसको इंटरफेरेंस कहते हैं। यस। यस। अच्छा, उस इंटरफेरेंस में देखा था, इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या था? सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन, मीडियम। हाँ, तो इंटरफेरेंस दो टाइप के हुए थे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। यस सर। है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है। हाँ सर। वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, याद है? यस। यस। तो देखा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रिजल्ट में एम्पलीट्यूड ऐड हो गया था, डिस्ट्रक्टिव में सब्ट्रैक्ट हो गया था अलजेब्रिकली। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन आया था फेज डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन आया था फेज डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल, इवन मल्टीपल ऑफ पाई एंड उसमें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, याद है? यस सर। वेवलेंथ के टर्म में पाथ डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ λ/2 फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यस सर। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरा सुपरपोजिशन जो हम लोगों को पढ़ना है उसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। तो इस स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव का किस सुपरपोजिशन से बनता है वो हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? Two identical waves in same medium, या ऐसा कह सकते हैं तो अच्छा, सुपरपोजिशन ऑफ अच्छा superposition of two identical waves in same medium moving in opposite direction। देखते हैं इस सुपरपोजिशन से क्या बनता है। जो भी वेव बनता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्यों उसको स्टैंडिंग वेव कहते हैं, ये हम लोग अभी सीखेंगे।
अब देखो, तो सपोज एक वेव मान लेते हैं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये एक वेव हुआ। और दूसरा वेव सब कुछ आइडेंटिकल है, केवल डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम क्या लिखेंगे, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ऐसा होगा। Yes. Yes. are two superposing waves. तो जो रिजल्टेंट वेव होगा ये इन दोनों का वेक्टर सम होगा। Yes, sir. सो y1 प्लस y2 करेंगे, a कॉमन साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। साइन a माइनस बी प्लस साइन a प्लस बी क्या होगा, 2 sin a cos b, Yeah, 2 sin A. ऐसा होगा। हाँ, sir. अच्छा भी नहीं बच्चा, तो इसको थोड़ा और ठीक कर दें, तो हम ऐसा कह सकते हैं y इज इक्वल टू 2a cos के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी, ऐसा। इस इक्वेशन को देखकर हम क्या कह सकते हैं, तो पहली चीज इस इक्वेशन को देखकर ये समझ आता है कि ये इक्वेशन अलग अलग x मतलब अलग अलग पोजीशन पर एक SHM का इक्वेशन है Yes. है ना। सो फर्स्ट थिंग, दिस इक्वेशन सजेस्ट that medium particles are performing SHM in same phase but with different amplitudes. Depending on their position in medium, जैसे depending on their position in medium, तो देखो x के हर वैल्यू पर ये ब्रैकेट के अंदर का टर्म अलग अलग होगा। Yes. तो ब्रैकेट का के अंदर का टर्म SHM का एम्पलीट्यूड है। Yes, sir. तो अलग अलग पोजीशन पर पार्टिकल SHM में है, अलग अलग एम्पलीट्यूड से है, ठीक है। हाँ, sir. अच्छा, इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें बहुत कुछ बाकी है, बट पहले इतना कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आगे बताता हूँ और कैरेक्टरिस्टिक, क्यों इसको स्टैंडिंग वेव कहते हैं। सर बोलो। सर और हमारे कितने चैप्टर बाकी है और? कुछ नहीं बाकी है आपका, उधर EMI AC मेंस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सिलेबस। मेंस का सिलेबस भी हो गया बेटा।
सर Main मॉडर्न फिजिक्स बाकी है ना क्या क्या सर, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स चल रहा होगा ना फिजिकल तुम लोगों का, या हाँ खत्म हाँ हो यस गया? फिजिकल भी। सर चल अभी रहा है। ये वीक में चालू हो गया। हाँ, तो कुछ नहीं बचा है आपका। एक मतलब फिजिकल में जा जाके मैं तो पढ़ा ही चुका हूँ वो सब, स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर ये सब। बट फिर भी एक ऑनलाइन इस वीक में रख दिया है कि अगर किसी को कुछ फिजिकल में नहीं आ पाया है तो पढ़ लेगा करके। हाँ सर, मैं फिजिकल में नहीं गया। अदरवाइज सिलेबस खत्म है आपका, मेन सिलेबस भी खत्म है। अच्छा सर। सर उस दिन आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी किया था। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किया, वो मेंस का ही सिलेबस में है। ओके सर, बस ऑप्टिक्स अभी पढ़ाया? ये मॉडर्न। लास्ट है ना? हाँ, सर ने ऑप्टिक्स पढ़ाया क्या? हाँ ऑप्टिक्स हो गया। हाँ, तो ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये सब पढ़ा, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप। हाँ सर। यस सर। वो भी मेंस के सिलेबस में है, वो हो गया। इधर एक्सपेरिमेंट में वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज, ये मेंस के सिलेबस में है, जिसको फिजिकल लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ, अंधेरी कांदिवली सर ये बोनी नेक्स्ट लेक्चर वली। में पढ़ा था ना। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में देखो लगा हुआ है फिर भी एक ऑनलाइन भी, वो भी पढ़ा हाँ दूंगा। उसमें ही। हाँ, पढ़ाऊंगा उसमें भी। खत्म है सिलेबस आपका। ओके सर। सर मतलब अभी बस ये वेव मैकेनिक्स बाकी। हाँ, वेब मैकेनिक्स वो बीच में छूट गया था इसलिए, अदरवाइज हाँ। दूसरे बैच का तो ये भी खत्म है।
सर डन। आगे बढ़े। हाँ सर। अब देखो दूसरा चीज देखो जरा और क्यों इसको स्टैंडिंग वेव कहते हैं या बाकी कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं, मान लो कॉस का ग्राफ है, ठीक है, तो इसका ग्राफ मतलब कुछ ऐसा होगा, है ना, एम्पलीट्यूड का। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी 2a, इसी में भी दूसरा कलर कौन सा, ये जाएगा इसके साथ। मतलब ये वाला पार्टिकल +2a से -2a तक SHM करेगा, ये पार्टिकल कुछ नहीं करेगा, ये ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो पार्टिकल है इसके SHM का एम्पलीट्यूड 2a है, यहाँ पर जो पार्टिकल है उसके SHM का एम्पलीट्यूड कुछ और है, यहाँ पर जो पार्टिकल है उसके SHM का एम्पलीट्यूड फिर 2a है। समझ आ रहा है, इसका कुछ और है। तो एक ही मीडियम में देखोगे तो अपनी ही जगह पर पार्टिकल आगे पीछे नहीं जा रहा है, टू एंड फ्रो SHM कर रहा है, अलग अलग एम्पलीट्यूड में दिख रहा है। यस यस सर। ये बात समझ आया। हाँ सर। सो कहने का मतलब कोई एक पॉइंट मान लो, यही पॉइंट लो, तो यहाँ पर का पार्टिकल, स्क्रीन चला गया ना। हाँ सर। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर का पार्टिकल देखूं तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक SHM कर रहा है, कोई दूसरा पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक SHM कर रहा है। तो हर SHM का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। ये बात समझ आ रही है। हाँ सर। ये गिटार के वायर के जैसा हुआ, गिटार के वायर को प्लग करो तो पूरा वायर एक साथ ऊपर जाता है, एक साथ नीचे आता है, तो जो मिड पोर्शन है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है ना। एक गिटार के वायर को हाँ प्लग करो तो ऐसा होता है ना, ये वायर है, इसको बीच में प्लग किया तो एक साथ सब ऊपर गया ऐसे, फिर नीचे आया। तो हाँ देखो सर, हर ऊपर मीडियम नीचे। पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पर, मीडियम पार्टिकल दैट इज गिटार वायर अलग अलग एम्पलीट्यूड का SHM कर रहा है सेम फेज में। हाँ एक सर। साथ ऊपर गया, एक साथ बीच में आया, एक साथ नीचे गया। तो वैसे ही ये लूप है। समझ आया। हाँ सर समझ। तो इसमें से करेक्टरिस्टिक वाइज देखोगे तो कुछ पॉइंट्स ऐसे दिखेंगे, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, जहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ SHM मैक्सिमम है, इसको एंटी नोड कहते हैं। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ SHM 0 है, उसको नोड्स कहते हैं, मतलब ये कहीं नहीं जाता। समझ आया। तो यस ये सर। सारे नोड्स कहलाते हैं। और वो सब जिसके बीच एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम है, जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम है, उसको एंटी नोड कहते हैं। तो जैसे इसमें ये एंटी नोड हुआ, ये एंटी नोड हुआ, ये एंटी नोड हुआ,
हर दो नोड के बीच एक एंटी नोड होगा ही। हाँ सर। अच्छा, हर दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? λ/2, है ना? सर कैसे? ये जो kx है हमारा, जैसे जीरो नोड पे जीरो होगा तो कॉस कब कब जीरो होता है? 90। हाँ, π/2 5/2। π/2 के ऑड मल्टीपल पर, हाँ सर। है ना? तो ऐसे सोचो, चलो, फॉर नोड्स एम्पलीट्यूड शुड बी जीरो, है ना? y शुड बी जीरो। इसका मतलब है cos ऑफ kx शुड बी जीरो। इसका मतलब है kx शुड बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा। k को हम लोग 2π/λ लिखते हैं वेव नंबर। आ रही है बात समझ में? समझा सर। यस। x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4। नहीं, कुछ तो गलत हुआ है। नोड पर y जीरो होगा, कॉस कहाँ कहाँ जीरो होता है? 90 पर जीरो होगा, हाँ सर। π/2 पर, फिर 3π/2 पर, फिर ऐसा ऐसा जीरो होगा ना। तो cos kx को जीरो करेंगे, सर k2π/λ कैसे? क्या? सर k2π/λ कैसे? k वेव नंबर 2π/λ ही होता है ना। अच्छा हाँ सर। k 2π/λ, तो 2π/λ इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो यहाँ x कैसे कर दिया, क्या क्या कैंसिल हुआ? ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसिल हुआ। तो x इज इक्वल टू ऑड 5/4 ही आएगा। ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4। λ/। हाँ ठीक तो है, तो सही तो है, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4 आया। मतलब हाँ नोट्स का पोजीशन क्या क्या हुआ? λ/4, λ/4 के बाद 3 λ/4, उसके बाद 5 λ/4, यही सब होगा। हाँ सर। हर दो कंसेक्यूटिव के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? λ/2 हुआ, हाँ सर। है ना? सो सेकेंड पॉइंट मैं ये बताना चाहता था, ऐसा हो गया। सो the positions at which amplitude of SHM is maximum are called antinodes and the positions at which particles remains at rest are called nodes। तो हर टाइम पर t का वैल्यू कुछ भी रखो, y तो जीरो ही होगा ना।
क्योंकि हाँ वाला टर्म 0 है, तो इसको हम लोग नोड्स कहते हैं। तीसरा, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नोड्स एंड एंटी नोड्स इज λ/2। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू, डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स भी λ/2 होगा। हाँ करके दिखा देता हूँ। कंसेक्यूटिव नोड्स and empty nodes are always λ/2। ठीक है। इन जनरल, जैसे इस केस में क्या, इस केस में इक्वेशन क्या आया था कि cos x में cos का फंक्शन और टाइम में साइन का फंक्शन, ऐसा आया था। यहाँ पर एक्चुअल वेव के इक्वेशन में हम साइन cos कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो हमें जो एक्चुअल में इक्वेशन बनेगा वो साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी वाला भी बन सकता है, कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी वाला भी बन सकता है। इसमें से कुछ भी बनेगा तो वो आपको एक स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक जनरल फॉर्मूला हम ये बना सकते हैं कि जब भी कभी साइन और कॉस में एक्स और टी का फंक्शन दिखे तो का प्रोडक्ट दिखे, मतलब वो SHM वो स्टैंडिंग वेव रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? यस सर। सो एनी इक्वेशन which is product of sine oblique cosine function of x and sine oblique cosine function of t will represent a standing wave। स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, एनर्जी का प्रोपगेशन नहीं होता है। मेन पार्ट ये है जो समझना है, क्यों इसको स्टैंडिंग वेव कहते हैं। क्योंकि हर मीडियम पार्टिकल एक साथ अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर, मेन पोजीशन पर है, तो इसका मतलब है कि हर पार्टिकल को एनर्जी एक ही टाइम पर चाहिए, हाँ सर। है ना। तो इसीलिए इस वेव में एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी का प्रोपगेशन नहीं होता है, इसीलिए इसको स्टैंडिंग वेव कहते हैं। ठीक है। हाँ सर। सो इन a standing wave, all medium particles in a loop oscillates in same phase hence transfer of energy cannot take place, therefore called as स्टैंडिंग वेव। इससे पहले जो पढ़ रहे थे वो ट्रैवलिंग वेव था, वेव अपने साथ एनर्जी को प्रोपगेट करता था। तो ये स्टैंडिंग वेव में स्टैंडिंग वर्ड का मीनिंग समझ आया? यस। इम्पोर्टेंट है। हाँ सर। का ट्रांसफर नहीं होता है
ये इम्पोर्टेंट है। सर सेम फेज में स्लो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता ना। सबको एनर्जी सेम टाइम पर चाहिए, तो एक दूसरे को ट्रांसफर कैसे करेगा? क्लियर है? हाँ सर। जल्दी से इतना कर जी दो। सर। यहाँ से बाकी है ना? हाँ सर। कुछ नंबरिंग दे देना 1 2 3 4 करके सारे पॉइंट को।
सर हो गया। सर हो गया। आगे बढ़े, सबका हो गया। हो गया सबका। यस सर। ठीक है, जस्ट जितना सीखा उसके लिए एक सिंपल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जेई मेंस में। पर कितना था, ये x इज इक्वल टू 0 एल की जगह कोई दूसरे नंबर थे और कुछ नहीं। 2 बार पूछा जा चुका है, सब लोग बता दोगे।
बोलो, हुआ कुछ? बोल बेटा। सर ऑप्शन है। देखते हैं। इस डायग्राम को देखकर आप ऐसा तो बता ही सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू L पर नोट y 0 होना चाहिए। हाँ सर। x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू L, ये दोनों नोड है, मतलब यहाँ y 0 होना चाहिए। और कब 0 होना चाहिए? फॉर ऑल वैल्यू ऑफ t। यस सर। तो x 0 और L पुट करो, तो a में होगा, b में होगा, c में नहीं होगा, d में नहीं होगा, मतलब a और b में से कुछ एक होगा। हाँ सर। अच्छा, a में x L पुट करने पर 2 पाई पाई, यहां तक ठीक है। दूसरा, ये 0 है, ये L है, मतलब L बाई 0L और L बाई 2 पुट करने पर भी 0 आना चाहिए। हाँ सर। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू L एंड x इज इक्वल टू L बाई 2 ऑल्सो, ये तीनों पुट करने पर y 0 होना चाहिए। यस सर। L बाई 2 पर इसमें होगा, L बाई 2 पर इसमें नहीं होगा। ए आंसर आया हाँ समझ में? सर। हाँ सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। एक और फंडामेंटल क्वेश्चन, फॉर्मूला वाला तो कर ही लेते हो, फंडामेंटल चेक हो जाएगा इससे। देखें, इस क्वेश्चन को एक बार कोशिश करके देखो तो, एकदम स्टैंडिंग वेव के बेसिक से करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे, केवल इतने इंफॉर्मेशन से कहाँ से निकाल पाएगा? छोड़ दो, इसमें कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक है इन द सेंस, इसमें कुछ मिसिंग है। ये वाला देखो, ये एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन है। ये कोशिश करो थोड़ा दिमाग लगा के।
क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, बट खुद से करो, शायद हो जाएगा।
बोलो कोई आया कुछ? नहीं सर। नहीं आया, ठीक है। चलो देखो, स्ट्रिंग है 120 सेंटीमीटर का और उसमें एक स्टैंडिंग वेव है विद द पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग एट विच द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इक्वल टू 3.5 mm being separated by 15 centimeter. The maximum displacement of x is 95 millimeter. Then find the value of the maximum displacement amplitude is x. अच्छा, x.95. Okay. Then find the value of x. ठीक है। और स्ट्रिंग का लेंथ है 120 सेंटीमीटर। मतलब 120 सेंटीमीटर के स्ट्रिंग में एक स्टैंडिंग वेव है, ये पक्का है, और उसमें 15 सेंटीमीटर के गैप पर 3.5 मिलीमीटर का एम्पलीट्यूड है, ऐसा लिखा है। हाँ सर। है ना? तो देखो जरा सा मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, यहीं से लिख दूं क्या? मैं सोच रहा हूँ से वाला एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में कोई स्टैंडिंग वेव है, ऐसा समझना। दो पॉसिबिलिटी है, सब लोग ध्यान से देखिएगा, बट पहले मैं एक ही पॉसिबिलिटी बोलता हूँ, फिर नहीं तो एक ही साथ गड़बड़ हो जाएगी। एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है कितना? 15 सेंटीमीटर। ये दोनों स्ट्रिंग पर 15 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर हैं, और ये एम्पलीट्यूड है 3.5 mm, ये भी है 3.5 mm और ये भी है 3.5 mm। यही कहानी है ना? हाँ सर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड मींस ये ए का वैल्यू चाहिए, ये वाला वैल्यू 2a जो आता है। यही है ना? ये क्वेश्चन को कंसेप्चुअलाइज करने में कोई दिक्कत किसी को? बोलो। नहीं सर। नहीं। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अपने मन से मान लेते हैं ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी में कि x इज इक्वल टू x या y, जो नाम है देखो, y देखो इसमें क्या, y इज इक्वल टू, ये जैसा इक्वेशन दिख रहा है उससे 2a साइन नहीं कॉस, कॉस 0 पे 0 लिया है मैंने, 2a कॉस kx इंटू साइन ओमेगा टी, इस तरह का कुछ हो सकता है ना? तो इस तरह का कुछ होगा, मीन्स ध्यान से देखना, हम इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू, ये जो दो x के वैल्यू हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों पर y की वैल्यू 3.5 है, यही मतलब है ना? नहीं समझे? x का ये वैल्यू पुट करने पर भी मुझे ये एम्पलीट्यूड 3.5 मिलना चाहिए, और उससे प्लस 15 पुट करने पर भी मुझे 3.5 ही मिलना चाहिए, यही मतलब हुआ हाँ सर। है ना? तो एक ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कहने का, ध्यान से सुनना, दूसरा है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर एंटी नोड है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा था आपको, देखिएगा कि एक तीसरा पॉइंट कहीं रेड कलर का नहीं लेता हूँ, कहीं यहाँ पर ले लूं,
ये भी 3.5 हो सकता है। हाँ। तो इस सेकेंड केस में मैं बोलूंगा, ध्यान से समझे, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है फंडामेंटल समझने के लिए। तो सेकेंड केस में मैं ये बोलूंगा कि ये है 15 सेंटीमीटर, है ना? यस। समझना ध्यान से, मैं फिर से कह रहा हूं। तो ये वाला इंसिडेंस मिलाकर ये एक केस हुआ, और ये दोनों इंसिडेंस मिलाकर ये दोनों को अगर हम कहें तो ये एक केस हुआ। क्योंकि हमें इक्वेशन तो दिया नहीं है ना कि कौन सा है, साइन वाला है, Yes, कॉस sir. वाला है, नहीं मालूम। तो ये दो केस पॉसिबिलिटी है हमारे पास, बोलिए। हाँ सर। यस। अब इस पॉसिबिलिटी में समझो, इस येलो वाले में इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास एंटी नोड है, x इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास एंटी नोड है, और उससे 7.5 सेंटीमीटर इधर और इधर 3.5 मिलीमीटर का एम्पलीट्यूड है। और इस ब्लू वाले में ऐसा कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास नोड है, और उससे 7.5 सेंटीमीटर राइट लेफ्ट में 3.5 है। ये दो पॉसिबिलिटी समझ आए? सर एक बार समझो। देखो, हमें ये तो नहीं पता है ना कि स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन कैसा है। हाँ सर, नहीं तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिना ग्राफ के भी करना है तो कर देता हूं। देखो, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये इक्वेशन हो। या दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मान लो हम डायग्राम नहीं देखते हैं, चलो ऐसे ही सॉल्व कर देता हूं। तो 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी हो, यही दो पॉसिबिलिटी है। हाँ सर। यस। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी में हमारा ये आंसर सही होना चाहिए, यस। होना चाहिए। डायग्राम को अब मत देखो, यस बस सर। जरा समझाने के लिए कहा था। यानी कि 2a साइन के एक्स का वैल्यू इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से, दोनों से x के सेम वैल्यू के लिए सेम होना चाहिए। यस सर। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, तो दोनों केस सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ सर, चलो, तो दोनों इक्वल होंगे। हाँ, फॉर सेटिस्फाइंग बोथ केसेस हम ये कह सकते हैं कि साइन के एक्स और कॉस के एक्स की वैल्यू इक्वल होगी, ये कह सकते हैं। यस। मतलब tan के एक्स की वैल्यू 1 होगी, इतना कह सकते हैं। यस सर। मतलब के एक्स की वैल्यू 45 डिग्री दैट इज π/4 होगी, ये कह सकते हैं। है ना, tan 45 1 होता है। हाँ सर। तो अच्छा, यही से 2π/λ की जरूरत, चलो ये कर देते हैं। तो के एक्स की वैल्यू 45 डिग्री होगी, ये पक्का है। हाँ सर, समझा। यहां तक कोई डाउट? नो सर। तो के एक्स का वैल्यू अगर 45 डिग्री है, तो देखो तुम्हें एम्पलीट्यूड मिल गया। कैसे? देखो, कोई एक इक्वेशन दोनों में से ले लो, मान लो मैं ये वाला, दोनों में से कोई भी ले लो। तो y है हमारा 3.5 मिलीमीटर, 3.5 ना, हाँ 3.5 मिलीमीटर। तो 3.5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 2a साइन कॉस, कोई भी बोल दो, 1/√2, हाँ सर। है ना? तो यही 2a मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है जो मुझे चाहिए। हाँ सर। तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स 3.5 mm। यस सर। √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 4.95 mm आंसर।
तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, जिसमें से ये 15 सेंटीमीटर के डेटा का देखा जाए तो एक्चुअली कोई यूज नहीं है। और न ये 120 सेंटीमीटर लेंथ का कोई यूज है। आगे बढ़ूं? बोलिए, आगे सर बढ़ूं? हो गया सर। नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ a standing wave in a loop। तो स्टैंडिंग वेव के में एक लूप के पास कितनी एनर्जी होती है, ये हम अभी सीखेंगे। चलो देखो, एक लूप कंसीडर किया केवल, एक लूप केवल कंसीडर किया जिसमें अलग अलग एम्पलीट्यूड में हमारे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, एल लेंथ का एक लूप पकड़ लो या जो भी इसका नाम दे दो, फर्क नहीं पड़ता। तो एक लूप का मतलब है कि ये एक नोड और ये एक नोड और बीच में ये एक एंटी नोड, ऐसा होगा? होगा। अभी हमने देखा था दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है, देखा था? बोलो। हाँ सर। और जो एंटी नोड है उसका एम्पलीट्यूड है मेरे पास 2a। हम लोग इस एक लूप में एनर्जी कितनी है ये निकालने की कोशिश करते हैं। तुम खुद सोचो, ये क्या है? ये जो स्ट्रिंग दैट इज मीडियम पार्टिकल, उसका हर पॉइंट SHM कर रहा है, यही है? हाँ सर। हाँ SHM के एनर्जी में हम देखे थे कि काइनेटिक और पोटेंशियल, यही दोनों एनर्जी आपस में घूमता रहता था।
यस सर। और जब पार्टिकल मीन पोजीशन से क्रॉस करता था उस समय उसके पास जो एनर्जी थी वो केवल काइनेटिक एनर्जी थी विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। yes, यस सर। तो अगर हमको एक पार्टिकल के मीन पोजीशन, हर पार्टिकल के मीन पोजीशन का वेलोसिटी मालूम है, मतलब हर पार्टिकल के मीन पोजीशन का काइनेटिक एनर्जी मालूम है, और उस सब को अगर हम सम कर दें तो टोटल एनर्जी हो जाएगा। हाँ सर। तो ये आइडिया है। अब अगर ये आइडिया है तो इस आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे वो देखिए। तो मैं क्या करता हूं, इन जनरल यहां से x डिस्टेंस पर dx लेंथ ऑफ वायर, केवल इस मीडियम पार्टिकल को देखा जिसका मास dm है। तो पहली चीज, एक एक स्टेप देखो, तुम लोग खुद करोगे। मास dm को हम क्या लिख सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx लिख सकते हैं, बोलो। हाँ सर। yes, और मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ kx। इस डायग्राम के हिसाब से कॉस भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल मेरा हो जाएगा 2ak कॉस ऑफ kx। हाँ सर। तो इस मीडियम पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये होगी dm इंटू वीपी स्क्वायर इंटू हाफ mv स्क्वायर, ऐसा। यस सर। तो हाफ म्यू dx 2ak कॉस ऑफ kx। हाँ सर। तो सबको इधर ले जाओ, ये 2 गया, तो म्यू के ए कॉस kx dx। इसमें मुझे x कहां से कहां तक, 0 से λ/2 तक इंटीग्रेट करना है। हाँ सर। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी मेरा हो जाएगा म्यू के ए इंटीग्रल ऑफ कॉस kx dx फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू λ/2 होगा। यस सर। तो म्यू के ए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन। तो साइन के एक्स अपॉन के 0 से λ/2, यस सर। ये के तो गया, तो म्यू ए λ/2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन के होता है 2π/λ इंटू λ/2 माइनस साइन 0, ऐसा। तो ये 0 आ जाएगा, फिर तो ये 0 आ जाएगा लगता है। अरे नहीं, वी स्क्वायर में साइन स्क्वायर नहीं किया ना, वीपी का हाँ सर स्क्वायर है नहीं ना, क्या, तो इस सब का स्क्वायर होगा। हाँ सर, स्क्वायर होगा। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर, ये कैसे होगा? वेलोसिटी का स्क्वायर होगा। ये जो हमारा 2a के ये वाला टर्म है इसका स्क्वायर होगा, होगा। यस। अच्छा, तो एक तो इसको कॉस स्क्वायर कर देते हैं, इधर क्या क्या हो जाएगा देखो, 2 का स्क्वायर में 4 हो जाएगा, तो और ये एक 2 क्या बचेगा ना ऊपर। बचेगा, म्यू
के स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर होगा, 2 म्यू स्क्वायर होगा, के सॉरी म्यू होगा, के स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर होगा ऐसा। हाँ सर। अच्छा, यहाँ पर इस के स्क्वायर और ए स्क्वायर, अच्छा यहाँ से तो इंटीग्रेशन ही बदल जाएगा, हाँ सर बदल। यहाँ से तो इंटीग्रेशन ही बदल जाएगा, ऐसा कुछ होगा। और ये कॉस स्क्वायर होगा। कॉस स्क्वायर के। तो इस कॉस स्क्वायर को 0 से λ/2 में कॉस 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 इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से λ/2 में तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। हाँ सर 1/2 आएगा पक्का, सोच के बताओ। ऐसे भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल एक पीरियड में 1/2 होता है ना। यस। समझ रहे हो या ऐसे ही हाँ कर रहे हो, सोच के बोलो। ला मैं कर ही देता हूँ तुम लोग कहोगे कि चलो 2 म्यू के स्क्वायर म्यू के स्क्वायर ए। आप ग्राफ से बोल रहे हो ना? क्या हुआ? ग्राफ से बोल रहे थे ना? हाँ ग्राफ से बोलते, 2 को अंदर ले जाओ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 + cos 2 थीटा। तो 1 + cos 2 थीटा ऐसा होगा। हाँ सर। तो देखोगे ये कॉस वाला टर्म 0, अच्छा कॉस वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये λ/2 बचेगा। हाँ सर। म्यू के स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू λ/2। ठीक है, थोड़ा और ठीक कर लो, तो हाफ म्यू के इटसेल्फ इज 2π/λ यस। इंटू ए स्क्वायर इंटू लैम्डा। थोड़ा और ठीक कर लो, तो हाफ म्यू एक लैम्डा कैंसिल होगा, ऐसा कह देते हैं 4π² ए स्क्वायर लैम्डा, ऐसा कुछ नहीं, ये लैम्डा तो चला गया, ऐसा है ना। सो हाफ म्यू ए स्क्वायर हाफ म्यू ए स्क्वायर, और आई मीन इसको ओमेगा के टर्म में लिख सकते हैं ना। हाँ सर 2π वाले। तो इसको हम ओमेगा के टर्म में लिखें तो ऐसा होगा, देखना ध्यान से, हाफ म्यू ए स्क्वायर के साथ हम लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर और लैम्डा, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आई मीन ये लैम्डा रहने देते हैं, इसको समझ में आया ना, टाइम के टर्म में लिख दिया। हाँ सर समझे। थोड़ा और ठीक कर देता हूं ऐसे, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा, ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। एनर्जी इन वन, काइनेटिक एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी, ये एनर्जी ऑफ वन लूप का। सर काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी सेम होगा ना? हाँ तो मिड पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी लिया है हमने ना, तो वो तो टोटल के बराबर ही होगा। यस। सो एनर्जी ऑफ अ लूप, और उसकी एनर्जी एक लूप में ही कांस्टेंट रहती है, बगल वाले लूप में ट्रांसफर नहीं होती है, इसीलिए इसको स्टैंडिंग वेव कहते हैं। एक सेकेंड और रुक जाओ, रुको।
वाई एक मिनट रुकना, y is 2 sin kx cos ओमेगा t, ऐसा है ना। तो पार्टिकल स्पीड तो dy बाई dt होता है ना, ये ओमेगा के टर्म्स में ऐसे कहता हूँ, जाओ एक यस सर। तो dy बाई dt होता है, तो मोर प्रिसाइजली cos ओमेगा t dy बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करना है। सर कॉस्ट लिया तो आप बोले सेम ही होगा ना। हाँ नहीं नहीं, हाँ आएगा सेम, रिजल्ट सेम आएगा, बट थोड़ा और इसको ठीक कर देता हूँ कहाँ से। तो पार्टिकल स्पीड में इसको रहने देता हूँ, रुक जाओ एक बार, रुकिए जाओ, थोड़ा सा एक जगह टेक्निकल मिस्टेक हो गया है, इसीलिए मैं फटाफट लिख देता हूँ, मुझे टाइम नहीं लगेगा आप लोग को समझाने के लिए, मैंने इतना टाइम लगा क्योंकि यहाँ पर ओमेगा नहीं के का एक्सप्रेशन आ रहा है, इसीलिए रुक जाओ। मतलब मेथड समझ गए हो ना, मैं फटाफट लिखते चलता हूँ। हाँ सर समझ गया तो मैं फटाफट इसको लिखते चलता हूँ। y इज इक्वल टू मेरा हो गया 2a, अगर साइन वाला इक्वेशन लिए तो साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, जो पार्टिकल स्पीड होगा दिस विल बी dy बाई डी टी, दैट इज 2a, इसको साइन के एक्स ही रहने देते हैं, कॉस ओमेगा टी, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, हो गया ऐसा। तो मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड में हर पोजीशन पर आई मीन मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड में ये हो गया 2a माइनस 2a ओमेगा साइन ऑफ के एक्स, ऐसा मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड यही होगा ना सबका अलग अलग। हाँ सर। नाउ काइनेटिक एनर्जी डी के इज हाफ dm इंटू मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड का होल स्क्वायर, क्योंकि यही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी होगा। सो dE इज हाफ, dm की जगह लिख दिया मैं म्यू इंटू dx, और vp मैक्सिमम की जगह लिख दिया मैं माइनस 2a ओमेगा साइन ऑफ के एक्स का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 स्क्वायर 4 2 करके 2 हो गया, म्यू हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, और इधर हो गया साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स। सो म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 2 साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू लैम्डा बाई 2, ये मेरा टोटल एनर्जी ई हो जाएगा, है ना। तो सेम सेम पैटर्न में इसको लिख देंगे म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली टोटल एनर्जी इज हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा, ये एक लूप की एनर्जी हो गई स्टैंडिंग वेव की। कॉपी कर लीजिए इसको।
सर हो गया। हो गया, आगे बढ़े। यस सर हो गया। ठीक है, अब स्टेशनरी वेव किसी भी स्ट्रिंग में किस किस कंडीशन में हो सकता है वो देखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हेडिंग इज स्टैंडिंग वेव इन ए स्ट्रिंग। Standing wave in a string. अभी तक लूप में पढ़ रहे थे ना? क्या हुआ सर अभी तक लूप में पढ़ रहे थे ना? अभी तो जनरल स्टैंडिंग वेव पढ़ रहे थे हम लोग। अब किसी हाँ। स्ट्रिंग में है तो कैसे होगा, मतलब कितने फॉर्म हो सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट केस हो सकता है कि अगर दोनों स्ट्रिंग का एंड फिक्स्ड हो। केस 1, if both ends of a string are fixed। तो जहां फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड का मतलब क्या हुआ कि वो जो पॉइंट पे स्ट्रिंग फिक्स कर दोगे वो पॉइंट तो कहीं नहीं जाएगा ना। समझे मेरी बात? हाँ सर नहीं जाएगा। कहीं Yes. नहीं जाएगा। तो एक कहानी ऐसी हो सकती है ना। दूसरा ये हो सकता है कि दोनों के बीच एक नोड और बने और ये दो लूप में वाइब्रेट करे। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी है। तो पहली पॉसिबिलिटी ऐसी है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो। समझ आ रहा है? तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो। तीन पॉसिबिलिटी काफी है, इससे समझ जाओगे। तो तीसरी पॉसिबिलिटी है कि तीन लूप में वाइब्रेट करे, बट बोथ एंड फिक्स्ड है, मतलब फिक्स्ड एंड पे तो नोड ही बनेगा, ये पक्का है। हाँ सर। तो फिक्स्ड एंड पे नोड ही बनेगा, ये पक्का है। अब देखो, तो अगर ये वाला कहानी है, ये कि एक ही लूप में वाइब्रेट कर रहा है, मतलब इस केस में ये डिस्टेंस मेरा λ/2 है। यस सर। मतलब दो नोड के। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग λ/2 है। यस सर। मतलब लैम्डा 12 है। हाँ सर। मतलब फ्रीक्वेंसी v/λ होती है ना। यस। 1/2l √t/μ। v/2l यही हुआ ना, v/λ। हाँ सर। ये फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। यही अगर ये कहानी है तो इसमें लेंथ दिख रहा है 2 टाइम्स λ/2 होगा। यस। मतलब लैम्डा की वैल्यू एल के बराबर होगी। हाँ मतलब सर। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर मैं ऐसे लिख दूं तो 2 टाइम्स 1/2l √t/μ होगा। सर। मतलब 1/l होगा, लैम्डा एल हो गया तो 1/l। तो मैं इस पैटर्न को मैच करने के ख्याल से 2 टाइम्स 1/2l लिख देता हूं। हाँ इस सर, पर वो फ्रीक्वेंसी कैसा है नहीं समझा। फ्रीक्वेंसी v/λ होता है। हाँ सर, v/λ। अच्छा,
और किसी भी स्ट्रेच स्ट्रिंग में v क्या होता है, √t/μ। पहले पढ़े थे हाँ स्पीड हाँ ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग। हाँ सर। तो ये फ्रीक्वेंसी तो होगा ही, स्पीड फिक्स्ड है √t/μ। लैम्डा चेंज होता जाएगा और फ्रीक्वेंसी बदलती जाएगी। थर्ड वाले केस में देखोगे 3 लूप में अगर वाइब्रेट कर रहा है तो ये लेंथ हो गया λ/2, ये लेंथ फिर हो गया λ/2, λ/2 हो जाएगी। ये लेंथ फिर हो गया λ/2। तो इस केस में टोटल लेंथ मेरा हो गया 3 टाइम्स λ/2। तो यहाँ से लैम्डा हो गया मेरा 2l/3, मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो गई मेरी 3 टाइम्स 1/2l √t/μ, हाँ सर। है ना। तो इस पैटर्न को अगर ध्यान से देखोगे तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो ये है, यस। तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है वो इसका डबल है ना। हाँ सर, डबल है। इसको बोलते हैं सेकेंड हार्मोनिक, या इसका दूसरा नाम है फर्स्ट ओवरटोन। उसी तरह ये फंडामेंटल का थर्ड मल्टीपल है, तो इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। फंडामेंटल हमेशा फर्स्ट हार्मोनिक होता है, और उसका जो, और इसको बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन। तो यहाँ पर एक पैटर्न समझ आ रहा है कि अगर हमारा स्ट्रिंग कितने लूप में वाइब्रेट कर रहा है उसके हिसाब से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी f इज n टाइम्स 1/2l √t/μ। यस। तो इस फॉर्मूला को हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक। फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक और n-1th ओवरटोन एक ही बात है। हाँ सर। तो ये बोथ एंड फिक्स्ड के कंडीशन में ये एक फॉर्मूला हो गया आपका। यस सर। ठीक है, जल्दी हाँ। कॉपी कर लीजिए।
डन सर। लिख लिए? हाँ हो गया। ठीक है, चलो इसका सेकेंड केस अगली क्लास में बताऊंगा। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू सर। भाई सर। बोलो। सर हाँ बोलो। सर हम लोग को ऑफलाइन क्लास में जो सेमीकंडक्टर्स का पढ़ा है वही आएगा ना इसमें जेई सिलेबस में भी? हाँ हाँ वही आएगा। सर और सर और रेफ्रिजरेशन, हीट पंप एंड एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक्स में ना? हाँ इंट्रोपी फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में है बेटा, फिजिक्स के सिलेबस में नहीं होगा। अच्छा फिजिक्स में नहीं। नहीं, इंट्रोपी केमिस्ट्री में होगा, बट हाँ थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है। सर तो उसे फिजिक्स में पढ़ना है हमें? किसी एक में पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर रिजॉल्विंग पावर किसमें? डिफ्रैक्शन, रिजॉल्विंग पावर? वो तो बोला ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में सर ने पढ़ाया होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पूछा था ना, तो आप लोगों ने कहा हाँ, सर ने पढ़ाया है। यस सर पढ़ाया माइक्रोस्कोप, था। टेलीस्कोप, हाँ उसमें रिजॉल्विंग पावर है। ओके सर। सर एंड मैकेनिक्स स्टील मोमेंटम मतलब कहाँ तक पढ़ना है? क्या फिर से मैकेनिक्स बोलो? सर मतलब मैकेनिक्स स्टील मोमेंटम करके दिया है तो कहाँ अच्छा, तक तो पढ़ना है? मैकेनिक्स स्टील मोमेंटम का मतलब है कि वो जो चैप्टर था ना कोलिजन वाला, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, वहां तक। ओके सर। सर रोटेशन नहीं आएगा ना उसमें? नहीं, रोटेशन उसके बाद। अच्छा ठीक है। सर बोलो। सर हमारा भी फिजिक्स का ये पहला ही लेक्चर लग रहा है ये वीक में। मतलब इसके पहले जो लगा था वो डाउट्स का ही था। लगा है मतलब कहाँ लगा है? सर इसमें सेंटर पे। सेंटर पे ऑफलाइन। फिजिक्स का लेक्चर लगा हुआ है आपका? सर मतलब वो मॉडर्न फिजिक्स का आज। अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स का आज फर्स्ट लेक्चर था, ऐसा? किस स्कूल में हो? सर आरटीपीएस खारगर। अच्छा, आरटीपीएस खारगर, वहाँ विवेक सर पढ़ा रहे होंगे शायद ना? सर नहीं एसबीपी सर का है। अच्छा, सोम सर। पता चलेगा। अच्छा अच्छा, तो आज फर्स्ट लेक्चर हुआ है? सर आज नहीं मतलब कल है कल। कल कल या फर्स्ट परसों। लेक्चर है मॉडर्न फिजिक्स का? हाँ हाँ तो उसमें टाइम लगेगा फिर, अभी 3-4 सर दिन। फिर वो सेमीकंडक्टर्स वगैरह भी बाकी है ना फिर हमारा। हाँ सर ने शुरू किया है, कहाँ तक पढ़ाया है सर को पता होगा, मुझे नहीं मालूम, बट यूजुअली सर 3-4। अभी तक कुछ चालू ही नहीं किया मतलब अच्छा, अभी नहीं शुरू किया तो ऑफलाइन। बाकी होगा फिर। हाँ सर तो मतलब वो मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर बाकी है। हाँ हाँ हाँ, मॉडर्न फिजिक्स में ही सेमीकंडक्टर है। अच्छा उसमें ही है। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स में ही चैप्टर है सेमीकंडक्टर। ओके ओके सर। सर मतलब वो मेरे को एक